Hello बच्चों, class 10th. Today I am going to start the next concept that is electric power. Electric power, what is this? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब वैसे तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, लेकिन फॉर अ रिवीजन कंसेप्ट फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th, सो मुझे लगा कि इसको दोबारा बताना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक पावर को हम वैसे तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द electric work done per unit time. इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क. इलेक्ट्रिक वर्क डूइंग electric work by the source. So electric power is equal to electric work done upon time taken. पावर को रिप्रेजेंट करेंगे आप P से, इलेक्ट्रिक वर्क डन को W से और टाइम को T से. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T. ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम. आप इसका SI यूनिट ले लेते हैं. SI यूनिट ऑफ पावर ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला that is joule per second और watt. W से रिप्रेजेंट किया करेंगे बच्चों. सो यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन 1 वोल्ट अपॉन 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. So power is defined as 1 watt is defined as the 1 joule of work done in 1 second. 1 joule electric work done by the cell in 1 second is called 1 watt. ठीक है, इसके बाद हम बच्चों इसका पढ़ेंगे. जैसे सीधा सा कंसेप्ट लेके चलते हैं पहले, फिर मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से मतलब जो वैल्यूज हैं वो बताऊंगा आपको. इसकी कुछ बिगर यूनिट भी हैं बच्चों पावर का. Bigger unit of power. एक होती है किलोवाट kW. इसमें 1000 वोल्ट होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट. एक होती है मेगावाट. इसमें होंगे 10 की पावर 6 वॉट. एक इसका कमर्शियल यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP. हॉर्स पावर इसको आप नॉर्मली हार्स पावर बोलते हैं. जैसे आपके यहाँ सबमर्सिबल हो 2 हार्स पावर का, 10 हार्स पावर का कोई मोटर होता है ना, तो वो हॉर्स पावर होता है. इसमें 746 वॉट होते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ से पावर के कुछ और वैल्यूज चेक करेंगे. मेजरमेंट ऑफ पावर, देखिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है. इसके पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और सीरीज में आपको पता होगा हमेशा एमीटर कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ हमने ये सोर्स लगा दिया, बैटरी रियोस्टेट भी लगा दिया. तो यहाँ से कोई करंट जा रहा होगा बैटरी का पॉजिटिव से. इसका रेजिस्टेंस R है. तो आपको मैंने ओम्स लॉ में बताया था कि अगर यहाँ पर वोल्टमीटर में जो रीडिंग आती है V और उसमें एमीटर में जो करंट आता है I, V को I से डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस आ जाता है
लेकिन पावर के लिए अगर V में I का मल्टीप्लाई कर दें तो पावर मेजर्ड हो जाएगा V इंटू आई। तो मेजरमेंट ऑफ पावर में इसको बना के लिखिएगा, वी कैन मेजर द पावर इफ यू मल्टीपल बाई V इंटू आई। अब ये VI फॉर्मूला कहाँ से आया इसका भी प्रूव कर लेते हैं, VI कैसे मेजर होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है, जो सोर्स के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सोर्स। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन W इज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और जो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है V इंटू Q होता है, राइट, V इंटू Q। दिस इज, आपने पोटेंशियल का एक डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, IT। सो यहाँ पे IT रखिएगा। सो W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू T। दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला, V इंटू आई इंटू T, ध्यान रखिएगा। अब इस वैल्यू को आप यहां से उठा के यहां पे रख दीजिएगा, P इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन T, T से T कैंसिल हुआ, दैट इज VI। ये पावर का फॉर्मूला है। सो पावर की एक और यूनिट हो जाएगी वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, मेजरमेंट जो बताया मैंने आपको। सो ये आगे पावर का सेकंड फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का। नेक्स्ट वन इज पावर VI। हमारे पास एक रिलेशन होता है उन फ्लो के हिसाब से, V इज इक्वल टू IR। ये वैल्यू यहाँ पे रखो। सो पावर का एक अनदर फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। और अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू एक और होता है हमारे पास, इसी फॉर्मूले से बना लीजिएगा, V अपॉन R, और I की वैल्यू यहाँ पे रखें तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। So we have the four values of power. P is equal to electric work done upon time, V into I, and that is a V square upon R, and that is a I square upon R. Sorry, I square into R. ये चार फॉर्मूले आगे पावर के आपके पास। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले में पावर रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इस फॉर्मूले में पावर रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तब होगा अगर किसी सर्किट में V कांस्टेंट हो, तब तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और अगर किसी में I कांस्टेंट हो तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, V कांस्टेंट होता है पैरेलल में, अगर कुछ रजिस्टर पैरेलल में लगे हो तो उसमें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, और आपको पता है आई सेम कहाँ होता है, सीरीज में। तो सीरीज में जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। इसका डायग्राम बना के देख लीजिएगा, V कांस्टेंट कहाँ होता है, आई कांस्टेंट कहाँ होता है। सो दिस इज अ वैल्यूज ऑफ पावर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो ये पावर के फॉर्मूलेज आगे आपके पास, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप। बच्चों मान लिया आपके पास एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, एच ने पहले ये वो दिया हुआ है वेरी शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बल्ब है आपके पास, सपोज ये 100 वोल्ट का है। हमारे पास जो वोल्टेज आती है इंडिया में, हमारी वोल्टेज फिक्स है 220 वोल्ट, फिक्स वोल्टेज आती है, इसी पर कंपनी ने बनाती है इनको। और एक बल्ब और है आपके पास
और सपोज मान लिया ये 25 वोल्ट का है, इसको भी 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी हमें ये बोल के देती है, कोई भी बल्ब अगर आप 100 वोल्ट का लेके आए तो कंपनी ये कहती है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट के साथ, तो ये आपको 100 जूल पर सेकंड काम करके देगा। लेकिन शर्त ये है वोल्टेज 220 होनी चाहिए। 20 वोल्ट का मतलब 100 जूल पर सेकंड। इसमें ये बोलेगा कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट के साथ लगाते हैं तो ये आपको 25 जूल काम करके देगा, 1 सेकंड में 25 जूल पर सेकंड। तो बताइए इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका कि इसका? अब आधे बच्चे कहेंगे सर इसका ज़्यादा है, आधे बच्चे कहेंगे इसका ज़्यादा है। आप बताइए किसका ज़्यादा है? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखिए सेम वोल्टेज पे ये कम काम करके दे रहा है, ये ज़्यादा काम करके दे रहा है। तो जब ये कम काम कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें चार्ज का बोझ हो रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा। और यहाँ पर जो आपके पास देखिए एग्जामिनर कुछ दे या ना दे, पावर पता होनी चाहिए। हमारी इंडिया की वोल्टेज फिक्स होगी, ये तो एग्जामिनर दे या ना दे पता रहेगा आपको। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है P = VI। यहाँ से आप एक तो करंट निकाल सकते हैं, इसका अपने आप भी कितने करंट पे ऑपरेट होगा, साथ में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V²/P से। इसके लिए आपको कोई वैल्यू की जरूरत नहीं, ये दो वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं आप। इनको रेटेड रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये रेटेड करंट होगा। और हमारी इंडिया की जो वोल्टेज है फिक्स है, इसको बोलते हैं मार्क्ड वोल्टेज, मार्क्ड या फिर रेटेड वोल्टेज, फिक्स्ड वोल्टेज, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर के बाद दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इस टाइप के न्यूमेरिकल करिएगा बच्चों, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं तो उनको करिएगा, सोल्व करिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इलेक्ट्रिक वर्क डन की इक्वल ही होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी शायद मुझे लग रहा है अभी हमने वर्क पढ़ा, पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए जैसे मान लिया कोई सर्किट है आपके पास, इसके साथ ही सोर्स लगा दिया आपने। अब आपसे पूछेगा इसमें इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन हमेशा उतना ही होगा जितनी मतलब एनर्जी होगी इसमें। सो अकॉर्डिंग टू बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, law of conservation of energy, electric work done is always equal to the electric energy कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क डन हुआ है वो ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड की। सो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला आपके पास है ये वाला, यहाँ पर W को E में रिप्लेस कर देंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। और यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाया करेगा आपके पास पावर इनटू टाइम करके, पावर इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से जैसे आपने कोई बल्ब चलाया 10 घंटे चलाया, कोई समर्सिबल 10 घंटे चलाया, या कोई AC चला रहे हैं, तो कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है आपके घर पे, तो उसको ये फॉर्मूला लगाएंगे आप।
इसकी जो यूनिट होया करेगी बच्चे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो आप kWh में लिखा करेंगे, किलोवाट आवर, किलोवाट एन आवर, किलोवाट आवर। और ये जो kWh होया करेगा बच्चों, किलोवाट आवर, ये हमेशा एक यूनिट के इक्वल कहलाया करेगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अप्लायंसेस है, मान लिया एसी है 4 किलोवाट का, और आप गर्मियों के दिन में इसको 10 घंटे चलाते हैं रोज, 10 आवर, 10 घंटे डेली चलाते हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट मान लिया 5 रुपीज़ है। कितना बच्चे? 5 रुपीज़। बताइए कितना बिल पे करना पड़ेगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने लगाया पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना? 4 इंटू 10, 40 kWh हो गया, 40 kWh। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर हमने 40 यूनिट खर्च कर दी। सुना होगा ना, बिजली वाले बोलते हैं इतनी यूनिट आ गई आपका बिल, 40 यूनिट। और अगर एक यूनिट की कॉस्ट कितना बताया मैंने भी? 5 रुपीज़। तो कितना बिल पे करना पड़ेगा? एक दिन में 200 रुपये का खर्च आ गया, बहुत महंगा पड़ता है इसी। kWh इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, ग्रुपिंग में बहुत सारी एनर्जी निकालिए, उनको जोड़िए, टोटल यूनिट निकालिए कितना बैठता है, फिर एनर्जी निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका बिल निकाल सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट, एक यहाँ पर रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल। सो 1 kWh को आप क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख लो भाई, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 आवर। 1 kW में आपने लिखा 1000 वाट, और 1 आवर में हो गया 3600 सेकेंड। इसको लिखा जूल पर सेकेंड, और ये 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड गया, सोल वोल कर लो इसको, 3.6। सो 1 kWh इतने जूल होता है। तो आप इसको यहाँ से फटाफट नोट करके और इसको लिखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कीजिएगा, तो मतलब फटाफट आपके हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। एंड इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, एंड द लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब आप किसी भी सर्किट में, किसी बल्ब में, किसी एलिमेंट में कोई करंट पास करते हैं, आपने देखा वो गर्म हो जाता है, और उसमें जो हीटिंग इफेक्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक वर्क डन के इक्वल ही होता है। सो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, सिंपल सा पहले हेडिंग डालो पहले तो आप, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से हीट प्रोड्यूस होना। देखिए ये हमारे पास कोई रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसके साथ कोई सोर्स लगा दिया, यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुआ, और इसमें कितना हीट, कितना गर्म हुआ है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जितना भी होगा वो इलेक्ट्रिक वर्क डन के इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सोर्स, इलेक्ट्रिक वर्क डन by the source, that is W is equal to Q into V. Put the value of Q, so W is equal to VIT, Q की वैल्यू IT होती है, और जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हो इतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कन्वर्टेड एज अ हीट इन द रेजिस्टर। लिख लीजिएगा सेंटेंस, इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कन्वर्टेड एज अ हीट
produced in the resistor. So we replace W in H. So एक तो फॉर्मूला H का ये आ गया, यहाँ लिख लेते हैं VIT, V की वैल्यू रखिएगा यहाँ पर IR। एक और फॉर्मूला आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट का। देखिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जूल ने दिया था, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, H = I²RT। और एक हीट का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं हीटिंग इफेक्ट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट देंगे उसका स्क्वायर करके उतना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी देर तक, जितने टाइम तक आप उसमें करंट पास करेंगे उतना हीट प्रोड्यूस होगा। दिस कंडीशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो बच्चों लेसन आपका पूरा हो गया है। आप यहाँ हीटिंग इफेक्ट का एक NCERT क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यहाँ से कर लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस लेसन को अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। डाउट हो तो आके पूछ लीजिएगा, ठीक है।